Hello everyone, I am Swarnima. I have given my CUT UG 2026 chemistry exam on 15th May shift first. In today's video, I am going to give you a detailed analysis of the same. So ये मेरे चैनल की अब तक most requested video since you all are asking कि please upload the chemistry का analysis. So here I am with it. इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो मेरे पेपर में आए थे 15th में की शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में आए थे। आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एज वेल एज मैं ये भी बताऊंगी किसकी वेटेज ज़्यादा थी क्या था। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में कैटलिस्ट का काम करेगी। सो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ दे ऑल आर गोइंग टू बी द क्वेश्चंस फ्रॉम माय पेपर। मे बी मैं कुछ क्वेश्चंस भूल चुकी हूँ बट मैं तुम्हें मोस्टली क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगी। सो डोंट रिलेटेड विद द पार्ट कि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है हम सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ लें तो ये सबसे रिलेट मत करना। इट्स जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस मान के तुम चलो। बाकी या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता देती हूँ जो मेरे पेपर में आए थे। सो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर जो है सोल्यूशंस। सो इससे सबसे पहले तो आइडियल और नॉन आइडियल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, उसमें से एक क्वेश्चन आया था लाइक एग्जाम्पल बेस्ड आया था कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो 4 एग्जाम्पल्स के वजह से इसके एग्जाम्पल्स एक और बार अच्छे से कर लेना। आई नो सब कहते हैं हमने एग्जाम्पल्स कर ली बट एन मौके पे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, तो इसके एग्जाम्पल्स एक बार फिर से अच्छे से कर लेना। उसके अलावा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इस पे से एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा जो हेनरीज लॉ है उसके ऊपर से ना जो डिजीज मतलब डिजीज बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें कुछ आया था कि ना बेंड्स था, तो कोई कि ना मैच द कॉलम का पार्ट था हेनरीज लॉ बेंड्स, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया था। एनॉक्सिया, तो उस तरह से एक है ना आया था, तो एक बार हेनरीज लॉ वाले पोर्शन में देख लेना ये डिजीजेस वाला पूरा का पूरा पार्ट। उसके अलावा मोलालिटी और मोलारिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। उसके अलावा वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करने का आया था किसी चीज़ का, तो वो वाला पार्ट भी एक बार अच्छे से कर लेना। और नन अदर देन हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसपे से हर साल क्वेश्चन आना लाइक होता ही है, तो इसमें से एक न्यूमेरिकल आया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे से कि आपको बहुत सारी सारी चीज़ें दे रखी तो एक चीज़ फाइंड करनी थी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर द सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक तो बैटरी बेस्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल का कि ये बैटरी है, तो लाइक इसको मैच करो या फिर इसका क्या पार्ट होगा, कहाँ यूज हुई थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो बैटरी वाला पार्ट कर लेना। उसके अलावा बैटरी में से कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कि ये जो पर्टिकुलर बैटरी है इसका क्या लाइक किस चीज से बन रही है, तो उसका कुछ 4 रिएक्शंस लिख रखी थी, तो वो वाला पार्ट कर लेना। एंड फ्रॉम द सेम चैप्टर ये वाला पार्ट भी आता है कि जो कंडक्टिविटी है उसका डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा, लाइक कंडक्टिविटी थी पहले इतनी थी अब ये कर लिया, तो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो ये वाला पार्ट करना है। सो नाउ फ्रॉम द थर्ड चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें से एक तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आया था कि गिवन रिएक्शन है इसमें रेट है, तो इसका कुछ रेट रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एक ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी पे क्वेश्चन आया था कि लाइक उस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी पे कि मतलब उसके बारे में थ्योरी लिख रखी थी एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वंस, और उनको शायद एक ना सीक्वेंस में आपको अरेंज करके करना था, लाइक करेक्ट वन फाइंड करके आपको उसके ऑप्शंस थे चार चार ऐसे करके मार्क करना था। उसके अलावा फ्रॉम द सेम चैप्टर एक केस स्टडी भी आई थी एक्टिवेशन एनर्जी का, जो ये वाला ग्राफ है इस पे ही केस स्टडी आई थी, तो वो एक केस स्टडी तो इस चैप्टर से आगे इसमें ये पूछा हुआ था, एक अलग अलग सिचुएशंस पूछ रखी थी ग्राफ से। एंड फ्रॉम द सेम चैप्टर एक रेट रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसको अरेंज कर इसको ना लाइक आपको ना फ्रॉम केस स्टडी लाइक जो केस स्टडी मैंने आपको बताई जो आई थी उस केस स्टडी के अंदर का ही क्वेश्चन है कि ये फॉलोइंग रिएक्शन है इसका करेक्ट रेट में कौन सा रिप्रेजेंट हो रखा है, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन था, चार उनमें से सही वाला एक पता करना था। इसके अलावा एरेनियस इक्वेशन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे भी एक क्वेश्चन आया था। सो मेक श्योर टू स्टडी ऑल दीज कॉन्सेप्ट। नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर से चैप्टर फोर्थ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आया था। लाइक इसके अंदर से जो मोस्टली क्वेश्चन थे ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पी डी ब्लॉक से ज्यादा एक सारे क्वेश्चंस एफ ब्लॉक के रिलेटेड थे, लाइक मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो एफ ब्लॉक वाले थे, तो एफ ब्लॉक अच्छे से कर लेना। एफ ब्लॉक का पूरा पीरियोडिक टेबल में पार्ट है वो याद कर लेना। एंड एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन आया था कलर आयंस वाला कि ना 4 आयंस लिख रखे हैं इनमें से कौन सा कलर आयन होगा बताना था, तो वो एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 तो डी ब्लॉक के ऑप्शंस थे और 2 एफ ब्लॉक के ऑप्शंस थे, तो इससे एक ये वाला पार्ट आया था। और एक्टिनॉइड सीरीज में से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो वो वाला पार्ट कर लेना। उसके अलावा ऑक्सीडेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके कुछ पढ़ना था, तो वो वाला एक क्वेश्चन आया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं निकालना आता अभी तक तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली काफी खतरनाक लगा वो ये था कि रिएक्शन का आपको एक रिएक्शन दे रखी थी, आपको उसको पूरा बैलेंस करना था, वो इसी चैप्टर की कोई थी, लाइक मैंगनीज से रिलेटेड एक रिएक्शन थी MnO फिर ऐसा करके कुछ रिएक्शन था। चलो उसमें बैलेंस करने के बाद लाइक A B C D ऐसे लिख रखा था, आपने उसको बैलेंस करा, उसके बाद नीचे एक इक्वेशन दे रखी थी A ½ - C पता नहीं कुछ वैल्यू, फिर D इतनी वैल्यू, फिर आपको वो नीचे वाले इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर कर पुट कर कर उसका एक सिंगल आंसर निकालना था, जो लाइक 4 ऑप्शंस थे उनमें से, तो ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से। नाउ फ्रॉम द फिफ्थ चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर से देखो एक क्वेश्चन तो ये आ गया था कि ना आपको नॉमेनक्लेचर करना है, तो 2 कंपाउंड्स लिख रखे थे, आपको उनका साथ में लाइक नॉमेनक्लेचर करके लिखना था, तो सबसे पहले इस चैप्टर का ये क्वेश्चन था नॉमेनक्लेचर वाला।
सो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। फ्रॉम द सेम चैप्टर एक और क्वेश्चन आया था कि ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना था। इसमें प्लैटिनम का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने को आया था। तो अगर उस पॉइंट पे ऑक्सीडेशन लाइक तुम्हें नहीं पता है प्लैटिनम का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, तो तुम कैसे करोगे इसको? तो इससे तुम एक डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगा लो। अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ कि प्लैटिनम का एक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तुम्हें पता होना चाहिए प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद तुम्हें उसको वो पूरा करना है सॉल्व। उसके बाद उसका तुम्हें बताना है कि क्या ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये भी तुम्हें बताना है। तो ये भी आया था। उसके अलावा एक आपको टिप बताती हूँ कि जो एनसीईआरटी है, हम सब कहते हैं एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, रीड करनी चाहिए। क्यों कहते हैं एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए? तो मैंने 5th चैप्टर का जब एनसीईआरटी रीड करा था, तो ये एनसीईआरटी का लास्ट पेज है, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ। ये जो लास्ट पेज है, इसका ये जो पॉइंट है जो मैंने मार्क कर रखा है स्पेसिफिकली, मैंने इसको सिर्फ 2 दिन पहले पढ़ा था पेपर के, मैंने पूरा चैप्टर जल्दी-जल्दी रीड कर लिया था। तो ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है, इसमें से भी क्वेश्चन आ गया था सीरियसली। लाइक अब तुम्हें कैसे पता होगा? अगर तुमने ये पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा? तो ये पूरा वो आया था कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफ में मुझे सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं, उसका वो लिखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये है वो, ये क्वेश्चन आया था। तो इससे तुम आइडिया लगा लो कि हमें कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो हमें शायद नहीं पता होता कि यार ऐसे भी क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अब तो तुम समझ ही गए होगे। सो फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर से इतने ही कुछ क्वेश्चन आए थे। अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन आए तो उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एज इट इज मुझे याद नहीं है, बट जितना मुझे मैक्सिमम याद था ओरिजिनली मैंने तुम्हें उतना बता दिया। नाउ फॉर द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मैं तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं बता सकती क्योंकि तुम खुद समझो ना, ऑर्गेनिक इंटरमिक्स होती है 6 7 8 9, ये सब इंटरमिक्स होकर आए थे क्वेश्चन की, कहीं से भी रिएक्शन आ गई, कोई भी रिएक्शन मिक्स हो गई, तो इनके मैं तुम्हें कलेक्टिवली क्वेश्चन बता देती हूँ। एक तो ऑर्गेनिक में से ल्यूकास टेस्ट जो है, ल्यूकास टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनमें से क्वेश्चन भी आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ल्यूकास टेस्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली काफी ट्रिकी लगा था वो ये था कि एक है ना गिवन अल्कोहल थी, उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बन रखा था। ये लिख रखा था कि इसका रिएक्शन किससे होगा तो कुछ यील्ड होगा। तो उस क्वेश्चन के लिए लाइक एक तो उसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद नीचे सारी की सारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ही बन रखे थे, उनको सॉल्व करो, फिर तुमको कुछ कहीं जाके एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसपे से भी क्वेश्चन आता है कि ये है, इसको मेलिंग लाइक बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो, मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो। इनमें से कुछ एक क्वेश्चन आया था, तो ये वाला पार्ट है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और है ना मेल्टिंग पॉइंट वाला था, ये अमाइंस चैप्टर से रिलेटेड आया था कि टर्शियरी अमाइन दे रखा था, प्राइमरी अमाइन दे रखा था, लाइक उन सबका लाइक कुछ ना कुछ एग्जांपल दे रखा था और फिर उनको लिख रखा था बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। सो ऐसा कुछ आया था। उसके अलावा एक आया था बेंजीन रिंग है, उसके साथ नाइट्राइट का रिएक्शन हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा एक है ना रिएक्शन आया था। उसके अलावा SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो होता है उससे भी एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं कुछ लिख रखा था, एंड इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने वाला था। तो ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चन काफी सारे आए थे। सो ना रिएक्शन देखो काफी सारी आई थी, बट एग्जैक्ट रिएक्शन मुझे याद नहीं है कि यहाँ क्या कंपोनेंट था, फिर इसमें क्या हीट करके क्या बनाना था, तो ये मुझे इतना याद नहीं है। बट रिएक्शंस आई थी, तो पेपर में रिएक्शंस आ रही हैं। नाउ वो द नेमिंग रिएक्शंस, तुम सबको इंतजार होगा कौन सी नेमिंग रिएक्शंस आई थी, कौन सी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है। मेरे पेपर में एक भी नेमिंग रिएक्शन नहीं आई है। व्हेन आई एम सेइंग एक भी नेमिंग रिएक्शन नहीं आई है, इट मींस डायरेक्ट नहीं आई। कहते हैं ना नेमिंग रिएक्शंस को डायरेक्ट उनके नाम से पूछते हैं, यहाँ वुड्स रिएक्शन लिख देते हैं, यहाँ ये लिख देते हैं, फिर तुम्हें मैच करना होता है कौन सा, ऐसा एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था। या अगर नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन में आई हो कोई, तो आई हैव नो आइडिया। बट डायरेक्ट एक भी नेमिंग रिएक्शन अपने नाम से नहीं पूछी गई थी। तो इसका क्या ये मतलब है कि तुम्हारे पेपर में भी नहीं पूछी जाएगी, मत पढ़ो? बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। मेरे पेपर में नहीं आई डजंट मीन कि तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी। हर पेपर अलग सेट होता है। मे बी तुम्हारे पेपर में आ जाए, सो कैरी ऑन स्टडिंग। बस मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि पेपर के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, सो डोंट पैनिक एट दिस मोमेंट। नाउ फॉर द 10th चैप्टर यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से एक तो विटामिन्स वाला वो जो पूरा का पूरा टेबल है, विटामिन ए, विटामिन बी, उनका डेफिशिएंसी क्या होता है, वो किस चीज़ के सोर्स से, वो टेबल अच्छे से कर लेना। उससे एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था मैं अभी बताती हूँ। उससे एक क्वेश्चन आया था कि जो ब्लीडिंग गम्स है प्रॉब्लम, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। अब तुम इमेजिन करोगे ऑप्शंस होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। नहीं, ऑप्शन विटामिन लाइक सी है तो उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ए है तो उसका जो नेम है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट विटामिन ए विटामिन बी नहीं लिखा था। उसके अलावा प्रोटीन रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, और एक है ना बॉन्ड वाला क्वेश्चन आया था कि पता नहीं, लेकिन एक तो प्रोटीन से कोई ना कोई क्वेश्चन आया था, प्रोटीन वाले टॉपिक से। एक आया था कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसके अंदर लाइक क्या पता नहीं कुछ कॉमन होता है, कुछ ऐसा कुछ उन दोनों का स्ट्रक्चर मिला के क्वेश्चन आया था। एंड फ्रॉम द सेम चैप्टर एक है ना ये बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, पता नहीं कोई तो दो चीजें थी, इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो मैंने अभी आपको सारे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता दिए। केस स्टडी जो थी एक ऑर्गेनिक की, कोई तो ऑर्गेनिक से कोई तो केस स्टडी आ गई थी। उसके अलावा थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का, जो
एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ है, उससे केस स्टडी आ गई थी। मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता दिए हैं, मोस्टली जितने मुझे याद है मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि पेपर में किस चीज़ की वेटेज ज़्यादा थी, क्या करना चाहिए। देखो पेपर में एक चीज़ तुम समझ लो, फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, और पूरे के पूरे 5 चैप्टर बचे हुए हैं, यानी कि 50% जो है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक की वेटेज ज़्यादा रहेगी, या तो इक्वल रहेगी या तो ज़्यादा रहेगी। मेरे पेपर में ऑर्गेनिक की वेटेज काफ़ी अच्छी खासी थी, लेकिन क्वेश्चंस इतने ट्रिकी आए थे कि मैं सॉल्व नहीं कर पाई। नाउ फॉर द डिफिकल्टी लेवल, पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ मान सकते हो तुम। इजी उसमें बहुत गिनती के कुछ क्वेश्चन थे, और अगर मैं वो 4-5 इजी क्वेश्चन थे जो तुम पढ़ते ही कर लोगे, बाकी सारे में तुम्हारा पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 60 मिनट्स के हिसाब से मुझे पेपर थोड़ा लेंदी लगा था। पेपर जो था थोड़ा ट्रिकी आया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तो मान लो, लेकिन ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही कह सकते हो तुम। तो पेपर बहुत इजी नहीं आया था, ये चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ। इनफैक्ट जो मैंने टीचर्स से ऑनलाइन सुना है वो ये है कि पहले के पेपर की जो शिफ्ट थे, अगर तुमने शिफ्ट लाइक 11th में 12th में इन सब का केमिस्ट्री का पेपर देखा हो, तो तुमने रिव्यूज में मोस्टली ये सुना होगा कि केमिस्ट्री बहुत ईजी है, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ये तुमने ज़रूर देखा होगा। बट द थिंग इज कि अब आगे आने वाले पेपर्स में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। उन पेपर के बाद 15 में का पेपर जो था अचानक से उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया था। आई डोंट नो अबाउट 16, 17, 18, 19, 20। मुझे इनमें अगर केमिस्ट्री का पेपर था तो मुझे इन शिफ्ट्स का कोई आइडिया नहीं है। तो नो कि सही में लेवल इंक्रीज हो रहा है आने वाली शिफ्ट्स में या नहीं। मेरे शिफ्ट में हुआ था, मुझे बस इतना पता है। बाकी यू कैन चेक इट ऑनलाइन कि आने वाले शिफ्ट में पेपर का क्या एनालिसिस चल रहा है। बट ये सारी चीज़ें सुन के प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना। तुम अगर ये सब सुन रहे हो, किसी के पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो गया, तो ये सब सुन के ये सोचो कि हमें अपनी प्रिपरेशन अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर आनी है। ये नहीं करना है कि अब चलो पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो गया, अब तो हम कर ही नहीं सकते हैं बैठ से, नहीं। हमें अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर लेके जाना है। कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है। इस पॉइंट पे पीवाईक्यूज कर लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना, उससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने तुम्हें अभी बता दी थी कि कैसे कुछ छोटी छोटी जो एनसीईआरटी की कॉलम्स है उससे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आई थिंक मैंने तुम्हें मेन चीज़ें इस पूरी केमिस्ट्री का बता दिया है कि ठीक है ये चैप्टर का था, किसकी वेटेज ज़्यादा थी, कि ऑर्गेनिक की वेटेज ज़्यादा थी। ओवरऑल ना क्या क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। या मैंने तुम्हें वैसे सब बता दिया, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल दिस पॉइंट देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस वीडियो। एंड अगर इंग्लिश का भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हो, जो आने वाली शिफ्ट में जिनका भी इंग्लिश का पेपर, उन्हें अगर डिटेल एनालिसिस इंग्लिश का भी चाहिए हो कि कहाँ से पढ़े, मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़े थोड़े से दिन में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट। बाकी आई विल बी सून अपलोडिंग अ स्ट्रैटेजी प्लान की, जिनका भी अभी 2-4 दिन में एग्जाम है, जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम कैसे प्रिपेयर करें, तो उनके लिए आई विल डेफिनेटली अपलोड अ स्ट्रैटेजी वाला पार्ट। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें लास्ट के दिन में, टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ें। So don't worry, I'm soon going to upload that video also. So make sure to subscribe so you won't miss that video. And yeah, I hope आप लोगों का आने वाले शिफ्ट में पेपर अच्छा है, easy है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। All the best, and I'll see you in my next video. Till then, take care.